हेलो मेरे प्यारे सीए फाइनलिस्ट दोस्तों। शुरू करते हैं एसपीओएम का नया सेशन और रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8। भाई देखो, आखिरी के दो चैप्टर बचे हैं, ये भी फटाफट हो जाएंगे। ऑपरेशनल रिस्क इस चैप्टर का नाम है। टोटल 4 मेन हेडिंग्स पढ़नी है। देखो, अगर मैं बात करूँ रिस्क मैनेजमेंट की तो दो तरह की मेन रिस्क आपको पढ़नी है, एक स्ट्रैटेजिक रिस्क और एक ऑपरेशनल रिस्क। तो आज हम चैप्टर 8 में जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ऑपरेशनल रिस्क है। इसमें 4 मेन हेडिंग क्या है? प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट फटाफट हो जाएगा। आउटसोर्सिंग रिस्क एंड थर्ड पार्टी रिस्क ये भी फटाफट हो जाएगा। सप्लाई चेन जो सेल परचेज से रिलेटेड रिस्क होती हैं उसको हम यहाँ समझेंगे। और सबसे आसान टॉपिक है प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी रिस्क। ओके, जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दे रहे हो उसी की क्वालिटी में रिस्क आ जाए। अब दोस्तों देखो, कहानी क्या है। सबसे पहले बेसल कमेटी जो है ऑन बैंकिंग सुपरविजन 2003, ये ध्यान रखना, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन 2003 की ये डेफिनेशन है। क्योंकि ये एमसीक्यू में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भाई ये डेफिनेशन किसने लिखी। तो मॉड्यूल तो आप पूरा नहीं देख पाओगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की, ये बहुत ही टाइम सेवर सीरीज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या है वो पहले आप देख लो। ऑपरेशनल रिस्क की कहानी ये है कि जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन है, अब उस बिजनेस में इंटरनल जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, इंटरनल जो प्रोसेस चल रही है या जो लोग उसे चला रहे हैं, मतलब लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, या सिस्टम जिसके तहत वो सब काम हो रहा है, या कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी होते हैं बिजनेस के बाहर से, वो कुछ ऐसा कांड कर दें, कुछ ऐसा कांड कर दें जिससे रिस्क आ जाए लॉस की। ठीक है, और जो मतलब लॉस की रिस्क आ जाए और इनएडिक्वेट और फेल्ड हो जाए सब कुछ, मतलब जो जो काम हम कर रहे थे, वो प्रोसेस, वो इंटरनल प्रोसेस, वो लोगों का काम, वो सिस्टम, वो सब फेल हो जाए और इनएडिक्वेट रिजल्ट उससे मिलने लगे, तो हम उसको ऑपरेशनल रिस्क बोलेंगे। अब ऑपरेशनल रिस्क में पहला है भाई प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट। प्रोसेस की कहानी क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस होता है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होती है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अब हर फंक्शन, हर डिपार्टमेंट, हर प्रोसेस का अपना एक पर्टिकुलर प्री सेट काम होता है। अगर वो उस तरीके से काम जो प्री सेट है, डिसाइडेड है कि यही होना चाहिए, अगर वो उसको उस तरीके से नहीं कर रहा है तो हम उसे प्रोसेस लेवल रिस्क बोलेंगे। अब हमें प्रोसेस लेवल रिस्क को मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के क्या फ़ायदे हैं वो भी हमको अभी समझ में आएगा। तो पहले समझ लो प्रोसेस लेवल रिस्क क्या है। देखो, हर डिपार्टमेंट की, जैसे आर&डी है, ऑपरेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज, सबकी अपनी अपनी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज है। अब हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। अगर वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करेगा स्ट्रेटेजी से तो ठीक है, लेकिन नहीं करेगा तो हम उसे प्रोसेस लेवल रिस्क बोलेंगे। ओके, अब हमें एफिशिएंट करना है प्रोसेस को। क्यों करना है? ताकि भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो जो हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल और वर्स्ट केस सिनेरियो में हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को बैलेंस कर सकें। मतलब हम इतना अच्छा काम करें कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो वो बैलेंस कर दे हमारे लॉस को नॉर्मल और वर्स्ट केस सिनेरियो में। ये हमें एफिशिएंट प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट का फायदा मिलेगा। अब कंपेरेबल और कंसिस्टेंट प्रोसेस लेवल रिस्क असेसमेंट जो हम करेंगे उससे हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे भी हमें फ़ायदा होगा, ताकि हम बिजनेस को ढंग से चला सकें और पोटेंशियल लॉसेस का रिडक्शन कर सकें। तो ये हमारा प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट था। मतलब मेन चीज़ है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन प्रोसेस का ढंग से काम होना, वही हमारी प्रोसेस लेवल मैनेजमेंट है। आउटसोर्सिंग रिस्क एंड थर्ड पार्टी रिस्क क्या होती है, पहले इसको आप समझ लो। पहले आउटसोर्सिंग क्या होती है आप समझ लो। देखो, आउटसोर्सिंग को आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो जैसे केपीओ इंडस्ट्री होती है या बीपीओ इंडस्ट्री होती है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल, आप जो इंटर में आप कॉस्टिंग पढ़कर आए हो, विशेषकर वो कॉस्टिंग में बाय एंड मेक डिसीजन आपको लेना पड़ता है ना। कि जैसे मान लो आपकी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है। अब साइकिल में जो चेन लगेगी वो आप खुद बनाने वाले हैं या किसी और से बाय करने वाले, आउटसोर्स करने वाले हैं चेन मेकिंग को। आपका मेन काम है साइकिल बनाना, लेकिन चेन एक उस साइकिल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि आप नहीं बनाते हो अभी। तो अब आपको वो खुद बनाना है या किसी को बनाने के लिए देना है। तो अगर आप खुद बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आप बनाने के लिए किसी को दे रहे हो, आप बाय डिसीजन ले रहे हो, तो आपकी जो चेन है वो थर्ड पार्टी के हाथ में चली गई, आउटसोर्सिंग चली गई। तो इससे क्या होगा, कुछ इशू होंगे।
तो आउटसोर्सिंग हमेशा गलत नहीं है दोस्तों, आउटसोर्सिंग का डिसीजन हम खुद बिजनेस में लेते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग करने के बाद क्या रिस्क आ सकती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम फटाफट इसको समझते हैं। एन आउटसोर्सिंग डिसीजन इज ऑफन कॉल्ड मेक और बाय डिसीजन, मतलब हम बनाएं या खरीदें। इट इन्वॉल्व अ डिसीजन अबाउट वेदर टू कंटिन्यू मेकिंग अ प्रोडक्ट और बाय, हम बाय करें एक्सटर्नल फर्म से या कुछ। आउटसोर्सिंग इनेबल अ फर्म टू रिड्यूस कॉस्ट, देखो चेन हम खुद बनाएंगे तो 100 रुपए की पड़ेगी और खरीदेंगे तो 80 की पड़ेगी, तो हम सीधी सी बात है कॉस्ट का रिडक्शन कर रहे हैं। बेनिफिट फ्रॉम सप्लायर एफिशिएंसी, भाई हमारी चेन बनाने की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जिससे हम चेन खरीद के लाएंगे उसका काम सिर्फ चेन बनाने का ही है, साइकिल की चेन बनाने का ही उसका काम है। तो ये जो आउटसोर्सिंग डिसीजन है ना, ये रिक्वायर करता है इंक्रीमेंटल एनालिसिस, मतलब जो कॉस्टिंग में हम करते हैं कि भाई बनाने की क्या कॉस्ट आएगी और खरीद के लाने की क्या कॉस्ट आएगी, तो ये हम सब देखते हैं। व्हेन शुड अ कंपनी आउटसोर्स, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे कब। भाई जब हमें फायदा मिलेगा, इंक्रीमेंटल एनालिसिस में जब हमें लग रहा है कि फायदा हो रहा है तो हम आउटसोर्सिंग करेंगे और भी दूसरे बेनिफिट देखेंगे। जैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो मॉड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा ये चैप्टर अपन मतलब है तो टाइम सेवर, लेकिन एक एक चीज को ढंग से दिख रहे हैं। तो अ फर्म जनरली डिसाइड टू आउटसोर्स, कब कब हम आउटसोर्सिंग करेंगे ध्यान देना। इफ इट कॉस्ट लेस देन, मतलब वही कॉस्ट कम पड़ जाए, मतलब 100 का हम बना रहे हैं 80 का मार्केट में मिल रहा है। इफ द रिटर्न ऑन नेसेसरी इन्वेस्टमेंट, अब देखो इसको समझो, चेन बनाने की मशीन आ रही है 80 लाख की, ठीक है, और इससे रिटर्न हमको, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है, इससे अच्छा हम बाय कर लें तो ये 80 लाख हम कहीं और लगाएंगे तो हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इफ द कंपनी डज नॉट हैव द रिक्यूजिट स्किल्ड मैन पावर टू मेक, भाई हमारे पास मैन पावर नहीं है चेन बनाने वाला, तो हम साइकिल तो बना लेंगे लेकिन चेन में थोड़ा मान लो कुछ क्वालिटी अलग रहता है काम का, तो फिर हम वो आउटसोर्स कर देंगे। इफ द कंसर्न फील दैट मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली विल मीन एडिशनल लेबर प्रॉब्लम्स, हम खुद की लेबर को नहीं संभाल पा रहे हैं अभी, तो जो नया हम लेबर लेकर आएंगे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बाय सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हो सकता है हमें उनके भी इश्यूज को देखना पड़े। इफ एडिक्वेट मैनेजरियल मैन पावर इज नॉट अवेलेबल टू टेक चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं बढ़ा सकते हैं, हमारे पास मैनेजरियल मैन पावर का इशू आ रहा है। इफ द कंपोनेंट शोज मच सीजनल डिमांड रिजल्टिंग इन कंसीडरेबल रिस्क ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज, ये कुछ प्रोडक्ट के लिए कि जो प्रोडक्ट हम खरीदना चाह रहे हैं वो कभी कभी सीजनल डिमांड में ही रहता है, तो हम ना बनाकर किसी से खरीद लें वो ज़्यादा बेहतर है। इफ़ ट्रांसपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर एडिक्वेटली अवेलेबल, भाई हम मार्केट में खरीदेंगे और उसको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है और सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, तो हम बाय डिसीजन लेंगे ना कि मेक करेंगे। इफ़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज कॉन्फिडेंशियल और पेटेंटेड, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं जो भी XYZ चीज़ है वो चीज़ हम बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसका पेटेंट किसी और ने ले रखा है, तो हम पेटेंट खरीदें या पेटेंट को रेंटल उस पर लें, एग्रीमेंट करें उनसे, उनसे राइट्स लें मैन्युफैक्चरिंग के, इससे अच्छा है कि हम उस कंपनी से परचेज कर लें। इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस फॉर कंपोनेंट सच दैट इट डज नॉट इनकरेज कैपिटल, ओहो भाई साहब, जो प्रोडक्ट हमें मेक या बाय करना है हम सोच रहे हैं मेक करते हैं, लेकिन हम खुद बनाने जा रहे हैं तो हमें मशीनें असेट्स खरीदनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ ही खुद 1-2 साल में या कुछ महीनों में ऑब्सोलेंस में जाने वाली है, ऑब्सोलीट होने वाली है, तो क्यों हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट करें, हम उसको खरीदने के डिसीजन को लेंगे। तो इन चीज़ों से हम किसी चीज़ को आउटसोर्स करते हैं, खरीदते हैं, हमारी जो चीज़ है वो किसी दूसरे के हाथ में जाने वाली है। तो रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होता है, देखो भाई प्राइमरी रिस्क क्या होगी, लॉस ऑफ कंट्रोल, जो चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं उस पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके रॉ मटेरियल पे, उसकी बनने की प्रोसेस पे, किसी पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। कम्युनिकेशन चैलेंजेस आते हैं, उनसे हमें डील करने में इशू हो सकता है। सिक्योरिटी ब्रीचेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के इशू आ सकते हैं, जैसे जो चीज़ हम चाह रहे हैं हमने कुछ अपने भी स्पेसिफिकेशंस उनको बताएं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, तो हम उनसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को हमारे लायक बनाने के लिए हमने हमारे प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं उससे हमें इशू हो सकता है। लेकिन क्या ये रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, देखो जहाँ रिस्क है वहाँ पर अवॉइडेशन के लिए कुछ तो कुछ रास्ते होंगे ना,
तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं भाई, पॉइंट्स देखेंगे हम फटाफट। एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज, पहले क्रिटिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करो। देखो ये बीपीओ कंपनीज आ गया, प्रोएक्टिवली उन्हें आइडेंटिफाई करो, फिर उनको एड्रेस करो। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए और हमें उसको समझकर काम करना चाहिए। गोल अलाइनमेंट होना चाहिए, हमारी कंपनी का और जिसको हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उसका गोल अलाइनमेंट हमें करना है। हमें कुछ टाइम के लिए ट्रायल पीरियड्स वाला एग्रीमेंट क्लॉज में रखना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, भले हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट, बिल्डिंग अ कॉम्पिटेंट टीम इज असेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग आउटसोर्सिंग रिस्क। भाई धीरे धीरे आप हमेशा आउटसोर्सिंग के भरोसे ना रहें, आप अपनी टीम को भी बिल्ड करते रहें साथ में, ताकि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग कम हो या आउटसोर्सिंग की रिस्क कम हो और आप अपने लेवल पे काम करते रहें। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था, लेकिन अब जो अगला टॉपिक है ये थोड़ा और टेक्निकल है, फिर इसके बाद इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दम नहीं। सप्लाई चेन और सेल परचेस। देखो आप सब जानते हो कि सप्लाई चेन क्या होती है। देखो जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उससे एंड कस्टमर तक आपको गुड्स को पहुंचाने का है, एंड कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने का है, उसको हम सप्लाई चेन बोल रहे हैं। अब ये सप्लाई चेन में भी कई तरह का रिस्क होता है, ठीक है। इसको लेकर हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बातें भी देखने वाले हैं। तो इट कंप्राइजेज वेंडर दैट सप्लाई रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर हु कन्वर्ट द मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, वेयर हाउस दैट स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिलीवर टू रिटेलर हु सेल द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट यूजर। ये पूरी चेन हो गई। मतलब रॉ मटेरियल को रखना, उसको बनाना, उसको स्टोरेज करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना, रिटेलर्स को देना, फिर कंज्यूमर के पास जाना, ये पूरा चेन हो गया। तो चेन क्या है भाई, नोड टू नोड इंक्लूड होता है इसमें। मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन प्लानिंग से लेकर परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी इसी में आता है, और फोरकास्टिंग। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, ये नाम ध्यान रखना, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। इसने 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस बताई है इंक्लूडेड इसके फ्रेमवर्क में। इसको मतलब फॉलो करना चाहिए। फटाफट देखते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ये ऊपर ऊपर से पॉइंट बोलूँगा। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट होना चाहिए, डिमांड मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितना डिमांड आ रहा है उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करें। ऑर्डर फुलफिलमेंट होना चाहिए, मतलब ऑर्डर जो हो रहे हैं आप उनको फुलफिल कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट भी होना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। और रिटर्न्स की जो मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिवर्स लॉजिस्टिक, गेट कीपिंग एंड अवॉइडेंस। मतलब प्रोडक्ट जो रिटर्न वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सप्लाई चेन में इतनी 8 टाइप की चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, तब आपकी सप्लाई चेन बहुत प्रॉपर हो पाएगी और रिस्क आपका रिड्यूस होगा। रिस्क रिड्यूस होगा। ऑपरेशनल रिस्क में हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन वाला। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, तो देखो पुश और पुल। पुश और पुल अभी के ज़माने में जो चल रहा है वो पुल है। पुश में क्या होता था भाई, जो मैन्युफैक्चरर लोग होते थे ना, वो अपने मन से डिसाइड करते थे कितना बनाना है और क्या करना है। पुल जो है वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। अंडर पुल मॉडल स्टॉक आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स वाला जो ज़माना आ गया है, इसको हम बोलेंगे पुल वाला सप्लाई चेन, है ना। This new business model is less product centric and more directly focused on the individual consumer, a more marketing oriented approach. तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले प्रोडक्ट सेंट्रिक होता था कि प्रोडक्ट जो है वो बना दिया जाता था, मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से बनाता था, फिर उसको देखता था कि कहाँ उसको अब लगाने का है, किधर उसको सप्लाई करने का है, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, सिंपल बात। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस में पुल मॉडल टू मीट द नीड ऑफ कस्टमर्स। जो पुल मॉडल है ना, वो कस्टमर्स के हिसाब से चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कनेक्टिविटी गिव्स एन एंड कस्टमर द अपॉर्चुनिटी टू गिव डायरेक्शन टू सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल अबाउट द प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दे वॉन्ट। अल्टीमेट कस्टमर्स हैव अ डायरेक्ट वॉइस इन द फंक्शनिंग ऑफ सप्लाई चेन। ये पुल मॉडल है, ध्यान रखना। अब जो कॉमर्स, ई कॉमर्स कौन से मॉडल पे काम करता है,
पुल मॉडल पे या पुश मॉडल पे ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, तो आप पुल मॉडल पे ध्यान रखिएगा। अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फ्लो, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम फ्लो। तो देखो अपस्ट्रीम क्या है, जो प्रोडक्ट जो सप्लाई चेन सप्लायर की तरफ जा रही हो, दैट इज जो प्रोडक्ट जो सप्लाई चेन है वो सप्लायर की तरफ जा रही हो। सप्लायर को भी तो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए ना, कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मेन पावर चाहिए, तो उसे हम अपस्ट्रीम बोलेंगे। और जो सप्लाई चेन कस्टमर्स की तरफ जा रही हो वो डाउन स्ट्रीम होगी, ठीक है। इफ द फ्लो इज विद कंज्यूमर और कस्टमर इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम फ्लो। तो जो कंज्यूमर की तरफ डाउन स्ट्रीम है, तो जो सप्लायर की तरफ जा रही होगी वो अपस्ट्रीम है। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। बिल्डिंग अ रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। देखो सप्लाई चेन में इशू होंगे, लेकिन आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो मेजर डिस्ट्रप्शंस दैट हाईलाइटेड वीकनेस इन सप्लाई चेन्स आर, वीकनेसेस क्या होती है सप्लाई चेन में। डिस्ट्रप्शंस टू सप्लाई चेन वर कॉज्ड बाय कोविड पेंडेमिक, ये तो हुआ ही था। जियो पॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, यूएस, भारत, रशिया और ये सब। इकोनॉमिक कॉलेप्स होता है, उससे इशू होता है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल के कारण होता है। सप्लायर प्लांट शटडाउन हो जाते हैं, उससे इशू हो जाता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जैसे इन्फ्लेशंस वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, ये भी सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन हमको सप्लाई चेन को दमदार कैसे बनाने का है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। हाउ कैन अ कंपनी बिल्ड रिजिलियंट सप्लाई चेन टू मैनेज एंड अडॉप्ट टू अननोन रिस्क। तो कैसे आप अपनी रिस्क को मैनेज करोगे सप्लाई चेन वाली। तो रन स्टेट टेस्ट मैप्स, है ना, यूजिंग अ डिजिटल ट्विन एंड कैरी आउट डिस्ट्रप्शन सिनेरियोज टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड वीकनेसेस। जैसे मॉक ड्रिल होती है ना वैसे। ईच सिनेरियो इज मेजर्ड यूजिंग की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाओ भाई आपने जो मॉक ड्रिल की उसकी। अब दिस विल हेल्प मैनेजमेंट असिस एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटीज, आपको मालूम चल जाएगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे प्रॉब्लम और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, प्रॉब्लम मालूम चलेगी तो। रिजिलियंस कैन बी बेंचमार्क अगेंस्ट देयर पीयर्स, जो हमारे पीयर्स हैं, जो दूसरी कंपनी अच्छा काम कर रही है उसकी बेंचमार्किंग भी हमें करनी चाहिए। इस तरीके से हम सप्लाई चेन को, हमारी सप्लाई चेन को अच्छा कर सकते हैं, रिस्क कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी रिस्क क्या है, ये रिस्क क्या है। देखो जो मेरा प्रोडक्ट है ना उसमें ही कांड हो गया, कई तरह से कांड हो सकता है। मतलब मैं जिसके दम पे अपने बिजनेस को चलाने वाला था, बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला था, उसी में ही लफड़े हो गए, उसी में ही इशू आ गया। अभी इशू कैसे आ सकता है, या जो मैं सर्विस देने वाला था उसी में इशू आ गया। प्रोसेस फेलियर हो गया जिससे मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खराब हो गई। ह्यूमन एरर के कारण हो गया, ह्यूमन एरर में एम्प्लॉय की मिस्टेक हो गई, या ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी में ही कमी है। एम्प्लॉय की गलती नहीं थी, उसकी नीयत खराब नहीं थी, लेकिन हमने उसको ट्रेनिंग ही गलत दी थी। प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गया, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया, टेक्नोलॉजी फेल्यूर हो गया, इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग हो गई, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी गड़बड़ हो गई। सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया, कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज हो गए, नॉन कंप्लाइंस कर दिया हमने। मतलब मान लीजिए कि मैं ऐसी सर्विस देता हूँ जिससे दूसरे लोगों को कंप्लाइंस होता, मतलब वो अपना कंप्लाइंस कर पाए, और मैंने ही उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। रेगुलेटरी चेंजेस हो गए तो उससे इशू आ गया। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल। और सिक्योरिटी कंसर्न जैसे डेटा सिक्योरिटी में इशू हो गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के कारण कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो गया है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर, नेचुरल डिजास्टर के कारण हमारी सर्विस या प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट आ गया। फॉर एग्जांपल सर्विस है, जैसे एयरलाइन सर्विस है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण उस पर इम्पैक्ट आ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कि रिलेट करती हैं ऑपरेशनल रिस्क से, और हमें ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करना है। यही हमारे इस चैप्टर का पूरा समरी था, जो हमने कम टाइम में अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ कवर किया है। मॉड्यूल देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी,